नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है दी पब्लिक स्पेयर। सर, आज का जो डिस्कशन है वो उन बच्चों से रिलेटेड है जो अभी स्कूल से निकल के ग्रेजुएशन की जर्नी शुरू करने वाले हैं। मैं सर ट्यूशंस पढ़ाता हूँ 11th और 12th क्लास के, और जब मैं उन बच्चों से बात करता हूँ तो उनके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आज उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस पर मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे ने मुझसे लगभग पूछा है वो ये है कि सर हम किस तरीके से अपनी सब्जेक्ट को और किस तरीके से अपने कॉलेज को चूज करें। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई जो अपनी स्कूलिंग पूरी करके कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। वो बेहतर ढंग से अपना ग्रेजुएशन करें और एंजॉय भी करें। ये सबसे बड़ा सवाल है जो बार-बार आता है हमारे दिमाग में कि अच्छा कोर्स या अच्छा कॉलेज। और अक्सर लोग अनफॉर्चुनेटली ये गलती करते हैं कि उनके लिए अच्छा कॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है, क्योंकि उससे लोगों के दिमाग में एक हाइप क्रिएट होती है, एक ब्रांड वैल्यू जिसको कहते हैं। जी सर। जबकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो जॉब मिलेगी वो इस नाम पे नहीं मिलेगी कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। जी। अगर ऐसा होता तो कॉलेज के बेसिस पे मेरिट बनती होती कि फला कॉलेज से पढ़ने वालों को जो है वो क्लास ए जॉब मिल जाएगी, फला कॉलेज वालों को जो है वो ग्रेड बी जॉब मिलेगी। ऐसा तो होता नहीं है। फिर तो जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं डीयू के, अनफॉर्चुनेटली उनका तो नाम ही नहीं आता। ट्रू। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ के जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। हम्म। और वही लोग जब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में आते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोग टॉपर बनते हैं डीयू के। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना ये है, जो मैंने अब तक महसूस किया है वो ये कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें अपना, कॉलेज नहीं चूज करें। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने लगेंगे, बिलीव मी, आपको 6 महीने बाद उस कॉलेज से प्यार हो जाएगा। ट्रू। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद जो है उनको वही कॉलेज पसंद आ गया। मैं जैसे हिंदू कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे हिंदू में जो स्टीफेंस में नहीं हुआ उनका, तो वो हिंदू कॉलेज में आए। लेकिन वो हिंदुआइट्स डायनामाइट्स चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाते। थकते नहीं थे जी। ग्रेजुएशन खत्म होने तक। और फिर उसके बाद उनसे कोई पूछता कि डिफेंस में एडमिशन लोगे ग्रेजुएशन में, गिवन अ चॉइस, वो कहेंगे नहीं। क्यों? अरे सर वहाँ चुनाव नहीं होता, वहाँ ये नहीं होता, वहाँ वो नहीं होता, वहाँ तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, हमारा ऐसा एक्सपोजर। मैं किसी एक कॉलेज को नहीं कह रहा हूँ। अगर इसी कहानी को आप ऐसे उलट दीजिए कि किसी का हिंदू में एडमिशन नहीं हो पाया और उसका किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसके साथ भी यही होगा। क्योंकि हर कॉलेज की अच्छी बातें और हर कॉलेज में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको स्टूडेंट्स को ठीक करना होता है। ट्रू। क्योंकि कॉलेज केवल टीचर्स से बेहतर नहीं बनता, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू बनती है टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिला के। बिल्कुल तो इस बात पर फोकस करें। सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कॉलेज थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट में आपका फेवरेट कॉलेज मिल रहा है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो तो फिर फर्स्ट चॉइस हो ही सकता है। ट्रू। मेरा भी सर ऐसा ही कुछ मानना है। मैं भी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से पढ़ा, और जाते हुए मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस कॉलेज में गया तो मैं भी जाकिरियन जाकिरियन हाँ करता बिल्कुल फिरता बिल्कुल था। वही होता वही है। इंटरेस्ट। हाँ सर दूसरा जो एक और कॉमन सवाल जो सबके सामने आता है, क्योंकि सर एक कहीं ना कहीं आज का एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, 12th क्लास के बाद उसके कुछ सपने होते हैं। तो बच्चों के मन में एक सवाल है कि क्या ग्रेजुएशन करें, कोचिंग करें, दोनों को साथ में करें। इस पे सर आप अपने व्यूज एक बार बताइए सर। मेरे व्यूज थोड़े खतरनाक हैं, अरे सर। जो कि दूसरों से शायद मैं डिसएग्री करता हूँ। एक ओके। कहानी सुनाता हूँ जी आपको। जी। एक हमारी स्टूडेंट थी, हम्म। उसकी अटेंडेंस बहुत खराब थी। ओके। तो कंसिस्टेंटली खराब होने लगी जब फर्स्ट ईयर के बाद उसकी सेकेंड ईयर से। तो मैंने सोचा ये तो फेल हो सकती है। तो मैंने ऑफिस में बात की तो उन लोगों ने कहा कि हो सके तो आप उसके घर में बात करके देख लीजिए सब कुछ ठीक है कि नहीं। हालांकि कोई करता नहीं है, बट हमने फिर भी सोचा कि चलो करके देख लेते हैं। तो फ़ोन किया तो उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। ओके। ऐसे बातचीत हुई, मैंने कहा कि वो आ नहीं रही है क्लास, तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो फेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, हमने कौन-सा उसको कॉलेज करने भेजा है। अरे। हमें पता है वो कम आएगी आपकी क्लास में, क्योंकि हमने तो उसको कह दिया था कि कोचिंग ले लो। ओ।
तो वो यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी। अब यूपीएससी तो तभी दे पाएगी जब ग्रेजुएशन क्लियर होगा। बिल्कुल सर। अगर उसका ग्रेजुएशन ही नहीं क्लियर होगा तो वो यूपीएससी की कोचिंग कैसे ले पाएगी या यूपीएससी के एग्जाम में कैसे अपीयर हो पाएगी। तो बहुत सारे लोगों को कोचिंग सेंटर्स ने ऐसे ख्वाब दिखाए हैं कि तुम दिल्ली आ गए हो ना, तो सीधे हमारी कोचिंग में लैंड करो और एक हमने आपके लिए सीट रिजर्व करके रखी है जो आपको सीधा लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकेडमी मसूरी पहुंचा देगी। ऐसा होता नहीं है। आप एसएससी करने वाले हैं, यूपीएससी करने वाले हैं, या जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप ये सोचें कि पहली चीज है ग्रेजुएशन। देखिए डिफरेंस क्या होता है दोनों चीजों में। ग्रेजुएशन एक वर्ल्ड व्यू देता है आपको, जबकि कोचिंग सेंटर आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाता है। अब कोई भी कोचिंग सेंटर, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे पहुंचे तो वही सब्जियां प्रमोट करेगा जो उसकी दुकान में मिलती हैं। ट्रू सर। अगर वो आप दूसरी जगह जाएंगे तो वो दूसरा कहेगा अरे सर भिंडी क्यों खा रहे हो, अरबी खाओ, अरबी बहुत अच्छी आ रही है आजकल, क्योंकि उसके पास भिंडी नहीं अरबी है। कोचिंग सेंटर्स का सेम हाल है। किसी भी, अब डीयू में हर जगह, दिल्ली में जितने भी लोग आते हैं पढ़ने, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा मार्केट यही है, डीयू का क्राउड, या फिर जेएनयू जामिया, जहां पे भी लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्राउड, यही तो उनकी पोटेंशियल मार्केट है, वहीं पे तो जाएंगे वो। तो वो इस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर आप कोचिंग ले लेते हैं तो कोचिंग भी फुल टाइम होती है। आप ना कोचिंग के साथ जस्टिस कर पाते हैं ना ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि यहाँ आपकी अटेंडेंस कम हो जाएगी, फिर आप एफिडेविट देंगे। और कोचिंग सेंटर ने आपको सिखाया क्या, वो भी तो इनिशियली आपको लिखना सिखाएगा, पढ़ना सिखाएगा। यही काम आप ग्रेजुएशन में सीख लो, जिसके लिए आपने ऑलरेडी फीस दे रखी है। लेकिन क्योंकि आपने फीस कम दी, अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आ गए, तो इसलिए आप, क्योंकि कोचिंग सेंटर में लाखों देते हैं, तो आपको लगता है कोचिंग को सीरियसली लेना चाहिए, ग्रेजुएशन वाली क्लासेस को नहीं। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप ये सोचकर ग्रेजुएशन करें कि आप अगर यहाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा यहाँ पर नहीं है। ये पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, और पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में अगर आप नहीं आए होते, अगर आपको इतना ही कोचिंग करने का मन है, तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि प्लीज रेगुलर कोर्स ना करें। उसके साथ में ना ही आप कोचिंग कर पाएंगे, ना ही आप ढंग से ग्रेजुएशन कर पाएंगे। करना कुछ भी बुरा नहीं है, जरूरत इस बात की है कि आप फोकस्ड ढंग से वो करें जो करने के बारे में आपने सोच रखा है। मेरी अगर राय कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि मैं पहले ग्रेजुएशन करता। मेरे आसपास जितने भी दोस्त यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, एसएससी में सेलेक्ट हुए, या सीडीएस में गए, जिस भी जॉब में गए, उन्होंने कोचिंग को चूज किया ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि पहले जब आप जिम्मेदारी से ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपका एक वर्ल्ड व्यू होता है जिसपे आपको एसेज लिखने पड़ते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। वो आपके तब अच्छे हो पाएंगे जब आपने ग्रेजुएशन में वो सब चीजों को सीख लिया। कॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है, तो उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेना चाहिए। ट्रू सर। सर एक बच्ची थी जिसको मैं पढ़ाता था, तो उसने एक और क्वेश्चन मेरे से इंटरेस्टिंग पूछा, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कई और बच्चों का भी था कि ऐसा क्यों सर होता है कि कई बच्चे जो क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। अच्छे मार्क्स मैं समझता हूँ सर 85% के ऊपर वाले बच्चे, मैं मेरे इतने नहीं आए थे, तो ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अच्छे मार्क्स सर जो जैसे 85% के ऊपर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चे जिनके 85% मार्क्स हैं, लगभग अच्छे मार्क्स हैं, जैसे ही वो बच्चे कॉलेज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उन बच्चों के जो पेपर्स हैं उनमें फिर जो सीजीपी आती है वो 6 सीजीपीए, 5 सीजीपीए, 6.5 सीजीपीए आती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम तो सर वैसा ही लिख रहे हैं जैसा हमने स्कूल में लिखा, जैसा हमने स्कूल में लिखकर इतने अच्छे नंबर लाए, तो वही चीज जब हम यूनिवर्सिटी में लिखते हैं तो नंबर नहीं आते। तो राइटिंग स्किल्स के बारे में वो क्वेश्चंस करते हैं सर, रीडिंग भी वो वैसी कर रहे हैं जैसे स्कूल में करी। तो स्कूल के पैटर्न में और यूनिवर्सिटी के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, और हमें इसको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए। जवाब आपने खुद दे दिया है।
उनके नंबर इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि वो वैसा ही लिख रहे हैं जैसा स्कूल में लिख रहे थे। तो स्कूल में जी सर। जब आप कुछ भी चीज करते हैं तो वो एक तरीके से, मान लीजिए, सॉरी टू से, लेकिन वो एक स्पून फीडिंग मेथड पे स्कूलिंग हो रही है अनफॉर्चुनेटली। टीचर्स उनको बता देते हैं इस क्वेश्चन के ये 5 पॉइंट्स हैं और आपको यही 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप इसके बियॉन्ड लिखेंगे कुछ भी तो वो गलत हो जाएगा। चाहे आपने बेशक सही लिखा हो। मेरा एक जूनियर है, वो एक बच्चे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, एक बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स, मतलब स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था, उसको ट्यूशन करता था पॉलिटिकल साइंस का, एसएसटी मान लीजिए उसको, क्योंकि वो बच्चा 9th क्लास में पढ़ता था। तो कोई क्वेश्चन आया, फासिज्म के ऊपर था कुछ क्वेश्चन, उसने लिखा, लेकिन उसने अपने वर्ड्स में लिखा, क्योंकि जो मेरा जूनियर है वो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ता था, उसने उसको वैसे लिखवाया तो उसने वैसे लिखा। गया, टीचर ने उसकी फेल कर दिया उसे। ओह माय गॉड। स्कूल टीचर ने ही फेल कर दिया। जब वो गया तो अब उसको कहा, पेरेंट्स उसके डांटने लगे, कैसे पढ़ा रहे हो, मेरा बच्चा फेल हो गया। उसने कहा भाई देखता हूं मैं क्या लिखा है, तो अच्छा आंसर लिखा हुआ है। वो चला गया, उसने बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ, उसने बताया मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ये बच्चे ने ये लिखा है, आपने इतने नंबर क्यों दिए। उन्होंने कहा कि बताइए इसमें ये पॉइंट मिसिंग है, तो उसने कहा ऐसे लिखा तो है नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना पड़ेगा। एक काम करिए, इसको काउंसलिंग करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चा इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहा है। तो स्कूल ने आपको क्या बनाया, फिर उसने बताया कि मैडम ऐसा है, मैं लॉ भी कर चुका हूं और मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा डीयू से, मैं आपको ले जाऊंगा कोर्ट कि बच्चे ने सही लिखा, आपने नंबर क्यों गलत दिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग है आपकी लैंग्वेज से। वो टीचर ने उसे पास किया उसके बाद ऐसी सिचुएशन में। तो स्कूल ने हमें क्या बनाया, फॉलोवर बनाया कि ये क्वेश्चंस के ये पॉइंट्स हैं, आप यही लिख दो, पास हो जाओगे। जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो ग्रेजुएशन, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड व्यू कैसे बनेगा, आपके सोचने से बनेगा। और ग्रेजुएशन की पहली चीज स्कूल ने आपको सिखाया, ऐसा हुआ था। ग्रेजुएशन आपको सिखाएगा ऐसा ही क्यों हुआ था, कुछ और क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। हिटलर जर्मनी में ही क्यों हुआ, मुसोलिनी इटली में ही क्यों हुआ, वो फ्रांस में क्यों नहीं हुआ, वो इंग्लैंड में क्यों नहीं हुआ। जब आप ये सीखेंगे तो आंसर तो अलग होगा, बिल्कुल, पैटर्न तो अलग होगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम होता है लिखने का और क्लासेस में होती है पढ़ाई। इसीलिए हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें लोग सुनते कहते रहते हैं लगातार, उसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते, और पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई है, केवल पढ़ाई नहीं है। आप 60% पढ़ें और 40% लिखें। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 50% ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो कंटेंट कहां से आएगा। तो भी आप 50% ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, और अच्छा पढ़ने के लिए आप उसको सोच पाए क्रिटिकली, उसके लिए लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आपकी अपनी भाषा डेवलप होगी। तो इसलिए पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ चलते रहें, तभी आप ग्रेजुएशन को एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसमें डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि इंफॉर्मेशन, अब आपके आंसर का जो मेन पर्पस है वो नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन प्लस एनालिसिस, जो फैक्ट्स आपके पास है उसका आप क्या करने वाले हैं, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट दोज फैक्ट्स, इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन माय व्यू। एंड सर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल प्रोफेसर्स और मल्टीपल लोगों से जब मिलते हैं तो एक ऐसा आंसर शायद बन पाता है जिसमें क्रिटिकलिटी दिखती है, जिसमें हम कई सारे पॉइंट्स को लिंक कर सकते हैं, जो वो पॉइंटर्स में नहीं हो सकता। हम पॉइंटर्स में क्रिटिकलिटी नहीं ला सकते क्योंकि वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया, लेकिन जब हम सारे पॉइंटर्स को फ्रेम करके एक आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्रिटिकलिटी आती है। बिल्कुल, यही जरूरी है। क्रिटिकलिटी तब आएगी जब आप लोगों से मिले, उन लोगों से मिले जो आपसे अलग सोचते हैं।
हो सकता है आपको लगे कि आपके जितना बेहतर नहीं सोच रहे हैं वो लोग, लेकिन आपसे अलग सोचते हैं, उनके पास भी कोई ऐसी चीज हो सकती है बताने के लिए जो आपके पास नहीं है। इसलिए आप मुझे फॉर्चुनेटली यशपाल, जो इंडिया में बहुत बड़े एजुकेशन फिलॉसफी के कोर लोगों में रहे, उनसे अवार्ड लेने का मौका मिला। वाह। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा, दोस्ती किया करो उन लोगों से जो तुमसे अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने उस 1 मिनट में बता दी, जितनी देर में मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला। वाह। यही चीज मैं चाहता हूं कि हर कोई स्टूडेंट सीखे, उन लोगों से दोस्ती करो जो आपसे अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सर यहीं से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि 1 मिनट में बता दिया, तो मुझे लगता है कि उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग था, और इस चीज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा शब्दों में बोलना आसान है पर कम शब्दों में बोलना बहुत कठिन होता है। कई बार ऐसा भी नोटिस किया गया है कि सर कई बच्चे हिंदी माध्यम से होते हैं तो उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें, कॉलेज में इसको कैसे बेहतर करें, और कैसे एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप कर पाएं खुद की जब हम भी ऐसे कम शब्दों में एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन कर पाएं। अब ये जो चीज है जो आपने बताई, जी। वो काम कोचिंग सेंटर नहीं कर सकता है। ट्रू। ये काम आपको कॉलेज लाइफ में ही करना होगा। और वो कैसे करेंगे? देखिए, कम्युनिकेशन की ही दुनिया है, दुनिया प्रेजेंटेशन से चल रही है। आप कुछ ना करते हो लेकिन लोग सुबह से जितने मिलने आए उनसे कहें 50 लोगों से मैं बहुत काम कर रहा हूं, बहुत काम कर रहा हूं, सब मानेंगे आप बहुत बिजी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग। कैसे आप करने वाले, उसके लिए क्या जरूरी है? 2-3 चीजें जो आप कॉलेज में कर सकते हैं। पहला तो ये, अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने। आप कैसे दुनिया के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने वाले हो सकता है आप अच्छे पेंटर हो सकता है आप अच्छे राइटर हो सकता है आप अच्छे स्पीकर हो। उसके हिसाब से चूज करें कि आपके कॉलेज में कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके मेंबर बने, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और वो जो मेंबर होना है, वो जो पार्टिसिपेशन है, वो आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाएगा, क्योंकि वहां वो सारे लोग आएंगे जो जिनको उस चीज से प्यार है जिसको आपसे प्यार है। अगर आप स्पीकर हैं तो हो सकता है वहां और बेहतर स्पीकर हो, और बेहतर सोचने वाले हो, आप ही के सब्जेक्ट के लोग नहीं होंगे। तो जो होराइजन आप खोलना चाहते थे वो इन सोसाइटीज के जरिए खुल सकता है, और इससे कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होगी काफी। दूसरा ये कि अदर कल्चर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, चाहे आप ट्रैवलिंग से करें या आप अपने ही कॉलेज में उन सारे लोगों से दोस्ती करें जो आपके पर्टिकुलर स्टेट से नहीं आते हो, आपके जैसी भाषा ना बोलते हो। इंप्रूवमेंट वहां से आता है, हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। रही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बात, तो जिन लोगों को ऐसा, आधी चीजें तो कम्युनिकेशन से दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से आए और इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, तो 2-3 चीजें कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करें इंग्लिश में, और वो प्रैक्टिस करने के साथ साथ में जैसे आप मूवीज देखना शुरू कर सकते हैं इंग्लिश में, गाने सुनना शुरू कर सकते हैं। यही काम वो लोग कर सकते हैं जो इंग्लिश जानते हैं बहुत अच्छी, लेकिन हिंदी उनको नहीं आती। तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, वो उल्टा शुरू करें जो हिंदी वाले कर रहे थे, क्योंकि हिंदी वालों को इंग्लिश पढ़ना तो आता है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वाले आए होंगे जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आएगा, तो वो हिंदी गाने सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुन सकते हैं, उससे काफी फायदा होता है। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस हैं। बॉलीवुड सॉन्ग सुन सकते हैं, हालांकि उनकी भाषा बहुत खराब हो गई आजकल, तो वो वाली बोलना ना सीखें, लेकिन सुनते सुनते कम से कम अभ्यास हो जाएगा। बिल्कुल सर, पार्टी ऑल नाइट टाइप के गाने आने लगे बिल्कुल तो क्या बिल्कुल, किया वो तो जाए। अंग्रेजी है। लेकिन उसमें भी पता नहीं क्या इंग्लिश। हाँ। एक आखिरी सवाल सर और है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो अपने घरों को छोड़ के दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, कि सर हर एक बच्चे के मन में होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा जा सके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या जॉब पकड़ लेनी चाहिए,
या मतलब इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, जॉब जॉब है, ओके। जॉब ना करें। फ्रीलांसिंग से अगर आप कुछ पैसा कमा सकते हैं जिससे आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का मौका मिले आपको, तो वो काम आप जरूर करें। जैसे किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है और वो कुछ पेंट करके पैसा कमा सकता है, तो उसे ये काम जरूर करना चाहिए। जिसको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो कुछ रेडियो शोज रिकॉर्ड करके अगर पैसा कमा सकता है या टेलीविजन शोज रिकॉर्ड करके पैसा कमा सकता है, तो उसे ये काम जरूर करना चाहिए। जिसे क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्ट है, वो न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल लिख के अगर पैसा कमा सकता है या वेब कंटेंट डेवलप करके वो पैसा कमा सकता है, तो ये काम उसे जरूर करना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए, जॉब के साथ दिक्कत ये है कि जॉब का टाइम और आपके ग्रेजुएशन का टाइम अनफॉर्चुनेटली क्लैश करेगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं वो काम ना करें। दूसरे, आप फिर उस रूटीन का पार्ट हो जाएंगे, तो आपकी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के जो गोल्स हैं, शायद आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, यानी कि 3 साल बाद आप और बेहतर कमा पाते, उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। जो मैंने ऊपर बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कॉलेजेस में आप बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन करके जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं या इंट्रा कॉलेज भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उसमें काफी अच्छा पैसा मिलता है, मतलब आपको अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं और एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी आपकी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ऐश कर पाएंगे, लेकिन कम से कम ये जरूर कर पाएंगे आप कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो अच्छे तरीके से कट जाएगी। पेरेंट्स से आपको कम पैसे मांगने पड़ेंगे, आप अपना खर्चा आराम से चला पाएंगे। तो सोसाइटीज के साथ में जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा, आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बढ़ सकती हैं। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं तो बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया और किसी के लिए आप वेबसाइट डेवलप कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग वाला काम है। आप अपने टाइम पे आप हर उस तरीके से पैसे कमा सकते हैं जिसमें वर्किंग आवर्स आपको चूज करने की फ्रीडम हो। आप ऐसा कोई जॉब ना पकड़े जिसमें वर्किंग आवर्स कोई दूसरा डिसाइड करे, उसमें फिर आपको शायद ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि या अदरवाइज वैसा कोई काम है तो आप समर और विंटर ब्रेक जो मिलता है उसमें चूज करें करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसी तरीके से सर ने काफी पैसे कमाए डिबेटिंग अब करके। मैंने बहुत पैसा कमाया डिबेटिंग में, जब मैं उड़ाया भी ग्रेजुएशन और काफी मास्टर्स है। बिल्कुल। आपके ऐसे ही अगर और भी कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिसके लिए आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।